नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज बात सूचना के अधिकार पर संग्राम की, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर सूचना के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया है। 12 अक्टूबर 2005 को यूपीए की सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पास किया था और इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार पर जमकर हमला किया। करण माहरा ने कहा कि आरटीआई का कानून एक पारदर्शी व्यवस्था थी, लेकिन 2014 के बाद आरटीआई को लगातार एनडीए की सरकार ने कमजोर करना शुरू किया। इसका मुख्य कारण है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा लिया गया उसकी जानकारी किसी को ना मिल सके। माहरा ने कहा कि पीएम केयर फंड लाया गया जिसमें तमाम कमियां थी, हजारों करोड़ रुपए जमा हुए और कोरोना में उसका दुरुपयोग किया गया, जिसकी जानकारी सरकार नहीं देना चाहती थी। सूचना के अधिकार 2019 के संशोधन में आरटीआई के ढांचे को कमजोर किया गया। संशोधन में कार्यकाल और कार्य सेवाओं का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया। माहरा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हम कई जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन संशोधन के नाम पर बचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरटीआई को कमजोर करने का काम किया है। देश की जनता को जानने का अधिकार है कि सरकार और उसके लोग क्या कर रहे हैं। आरटीआई में जब प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों में खर्च की जानकारी मांगी गई तो वो नहीं दी गई। माहरा ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि 2019 के आरटीआई संशोधन को निरस्त किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं, आरटीआई के बारे में बताया है और इन आरोपों के बारे में कैसी राजनीतिक लड़ाई अब शुरू हो सकती है, इसी के बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राजेश बिष्ट साहब जुटे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपरवान साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। बिष्ट साहब, शुरुआत आप ही के साथ। अब देखिए, आरटीआई एक क्रांतिकारी कदम था 2005 के दौर में। यदि बात करें तो पहले लोग असहज होते थे कि सरकार क्या कर रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन एक हथियार बनकर आरटीआई यूज हुआ। उसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं, लेकिन लोगों को एटलीस्ट पता तो चलता था कि क्या कर रहे हैं। अब तो यदि माहरा साहब कह रहे हैं तो आपको क्या कुछ गलत कह रहे हैं, वो क्या लगता है? क्योंकि वाकई में संशोधन के बाद हर कुछ जानना समझना तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है, टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ऐसे में यदि पारदर्शिता के लिए कुछ चीज लाई गई थी तो उसको ट्रांसपेरेंट ही रहने देना चाहिए था। ये आपकी राय क्या है बिष्ट साहब? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पास इस समय उत्तराखंड हो या देश हो, बेरोजगारी के अलावा और कोई काम नहीं बचा हुआ, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। वो ऐसे मुद्दे निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के बीच में वो जिस रूप से सनसनीखेज बना के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं या ऐसी चीजें मढ़ने का काम कर रहे हैं जिसे वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर शोर मचाने के लिए तो ये मुद्दा ठीक हो सकता है, लेकिन जो आम शिक्षित वर्ग है, जो जनता समाज में रहती है, जो पढ़ी लिखी जनता है, जो कानून जानती है, जो लोकतंत्र पर विश्वास करती है, जो राजनीतिक सरकार पे या जो प्रशासन इस समय देश या राज्य के अंदर चल भली बात करना जानती है। और मैं आपको बता दूं, आज कोर्ट के अंदर चाहे निचली अदालतें हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम आरटीआई के रिकॉर्ड्स पर ही वहां पे जनहित याचिकाएं दायर हो रही हैं। तमाम आरटीआई के जो सबूत है या उनके जो कागज हैं, जो उनका जवाब है, उनको लेके ही कांग्रेस पार्टी हर बारी जनहित याचिका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। अगर उनके जवाब नहीं मिल पा रहे तो अंदाज कीजिए कि हाई कोर्ट में जनहित याचिका किस आधार पे लगा रहे। हाँ, चुनाव का माहौल आ रहा है, रोज एक नया मुद्दा इन्हें चाहिए, एक पुराना मुद्दा इनका खत्म होता है तो ये नया मुद्दा लेके समाज के बीच में आ जाते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम लोग समाज में अगर जितनी मेहनत ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप मढ़ने में लगा रही है, मैं ये मानता हूं कि अगर ये फील्ड में उतरकर, जमीन में उतर के जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जाए, जहां इनके जीते हुए विधायक, पार्षद या जिला पंचायत सदस्य हैं या
क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान है, ये तमाम वो जनता की समस्याएं अगर दूर करने में अपना समय और मेहनत लगाएंगे, ये आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल के ओछी राजनीति करने के बजाय अगर सही राजनीति को सही रूप से, जिस गांधीवादी नीति को लेके कांग्रेस का जन्म हुआ था, अगर उस तरह की राजनीति करके जनता के बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग इनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। और 27 जिसके लिए ये एजेंडा तैयार कर रहे हैं या जिसके लिए स्टंटबाजी करने का काम कर रहे हैं, इससे निजात लेके फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेसी की पहचान होगी, इनको वो काम करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बिष्ट साहब, लेकिन अब देखिए, समस्त भारतीय ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, विदेश में उनका डंका बजता है। आप भी कहते हैं बतौर सरकार, बतौर बीजेपी के कार्यकर्ता भी, कि भाई देखिए, विदेश जाते हैं तो घूमने के लिए नहीं जाते हैं, वहां पर जाते हैं तभी तो पूरे विश्व में हमारा परचम लहराता है, बहुत सारी बातें भी करनी होती है। तो यदि कोई व्यक्ति महाराज साहब के हिसाब से ये जानना चाहे कि ठीक है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, देश के विकास के लिए जा रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, एक कॉमन मैन समझना चाहिए, तो उसको क्यों नहीं जवाब मिल सकता है? या फिर कोई वो चीज जानना चाहता है, जानकारी चाहता है, तो उसमें एक्सेप्शंस जो लगा दिए गए हैं 2019 में, वो भी क्या जरूरत है? देश के लिए पैसा तो खर्च होगा ही ना, करना तो पड़ेगा ही। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति की यात्रा कहाँ पे है, साधारण यात्रा है, असाधारण यात्रा है, इसकी जानकारी देश और जो ब्यूरोक्रेसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन इस देश को चलाता है, उनकी जानकारी में संपूर्ण रूप से ऐसा कोई कागज या छुपी हुई यात्रा नहीं है, या उस यात्रा का मकसद कोई देश को, या अब मैं उस पर अगर सीधे तौर पे कहूं तो ये फिर एक आरोप हो जाएगा राजनीतिक रूप से कि इनके प्रिंस चार्ल्स की तरह, कांग्रेस पार्टी के प्रिंस चार्ल्स की तरह हमारी यात्राएं गोपनीय नहीं होती है, हम बार और क्लबों की फोटो हमारे बीच में नहीं रहती है, हम देश से बाहर जाते हैं तो हम कहीं क्लब में बैठ के जिस तरह का भी क्लब का जो वातावरण रहता है उस वातावरण में अपने आप को नहीं देखते हैं, या देश के बाहर जाकर हमारी कोई ऐसी यात्रा की जिसमें देश को बदनाम कर रहे हो, सरकार को बदनाम कर रहे हो, चुनी हुई सरकार की बदनामी कर रहे हो, तो ये हमारा मकसद नहीं होता। ऐसी कोई जानकारी गोपनीय नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की जानकारी सार्वजनिक है भी, और हर एक यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी की इस देश हित में सफल यात्रा रही है, और उसके नतीजे आज आप देश में देख रहे हैं। आज हम तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर उभर कर निकले हैं 2014 के बाद, तो इसके नतीजे सामने। अगर देश को मजबूत करने की बात है तो उसमें प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व, उसको देश के 140 करोड़ भारतीयों ने सराहा है। तो ये यात्रा ऐसा कोई यात्रा नहीं है जो मैंने जैसे आपको दूसरे रूप में कहा कि इस तरह की यात्रा कोई ऐसी नहीं है, सारी यात्राएं सार्वजनिक है। ठीक है, अब कपरवान साहब आपकी बारी। आपको लगता ही है, लेकिन मेरा सवाल यह भी है, बहुत सारी बातें कही गई, सुनी गई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एनडीए की सरकार लगातार आरटीआई को कमजोर करने का कोशिश कर रही है? क्योंकि देखिए, अदालतों का हवाला उन्होंने दिया है। बिष्ट साहब ने यह भी कहा कि सब कुछ तो सामने ही है, और कौन सी जानकारी आपको चाहिए? देखिए कुणाल, जिसने इस देश को बनाया हो, जिसने इस देश को सजाया हो, जिसने इस देश की जो है, जब इस देश को आजादी मिली कोई यहाँ बनती नहीं थी, जिसने इस देश के एकता के लिए, जिसने इस देश की अखंडता के लिए, जिसने इस देश की समृद्धि के लिए कुर्बानी दी हो, जिन्होंने इस बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे हमारे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारा परिश्रम जिन्होंने किया हो, तो उनको निश्चित रूप में दर्द होगा। और कांग्रेस इस देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। अभी हमारे मित्र बिष्ट जी कह रहे थे कि ये बेरोजगार हैं। इनको मैं ये बता दूं कि जो आजादी से लेकर के 2014 तक ये बेरोजगारी थे। हम तो अभी जो है, हमें तो अभी 12 साल ही बेरोजगार, हमारी पार्टी को बेरोजगार 12 साल, और सत्ता में आना रोजगार नहीं है। सत्ता में आना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए रोजगार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में सेवा के लिए आती है। और उसी का रीजन है कि आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो प्रदेशों में है, जिलों में है, वहाँ उनके दफ्तरों को आप देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ सिर्फ जो है रोजगार के लिए आती है, उनके दफ्तरों को देख लीजिए। और दूसरा सबसे पहले यह है कि आपके मुद्दे पे ही मैं बात करता हूँ। देखिए, कांग्रेस सरकार ने सूचना का अधिकार 2005 में इस अधिनियम को पास किया, और उसी दिन से जो है इसमें आम लोगों की सुविधा के लिए कि भाई अपनी पारदर्शिता, ये मात्र कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अपनी जो है, अपनी जो सूचनाएं हैं उसको भी लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका एक कानून बना करके देती है। और वो कानून से उस कानून का लाभ ये होता है कि आज अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपने प्रदेश के
जितने मंत्री हैं उनकी सूचनाएं आप आराम से बैठ करके ले सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि ये कितने दिन उन्होंने काम किया, कितना इन्होंने नहीं, खर्चा वाकई किया, देखिए, कितना जो ये अच्छी बात है वो अच्छी बात है, बहुत क्रांतिकारी कदम था सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन सिर्फ बिफोर और दैट रीजन, ये देखिए, चीज ये थी। सिर्फ और सिर्फ हाँ, कुणाल, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है इस देश के अंदर, कांग्रेस ने इस देश को बनाने का काम किया, इस देश को संवारने का काम किया। आज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग 12 साल में जितने हमारे संस्थानों को जो है उनका निजीकरण नहीं कर पाए, जितने तीव्र गति से हमारे देश के, हमारी जो सरकारी संस्थान है उनका निजीकरण करने पर, लोगों के हाथ बेचने पर जो ये आमादा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं समझ पाया कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के ये आरोप लगाते हैं। इनको जरा सा ये अपना ये चिंतन मनन जरूर करना चाहिए कि यदि सूचना के अधिकार कानून को अगर कमजोर नहीं किया गया तो 2020-19 में जो है इसमें जो संशोधन करने की आवश्यकता क्या थी भाई? आखिर जब सूचना लोग मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है देश के काम के लिए जो विदेशों में जो यात्राएं कर रही हैं उसका खर्चा कितना हो रहा है, तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? आप जो है, जब आप जो है जो आपने ये जो पीएम केयर फंड आप लाए हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? प्रधानमंत्री का फंड पहले से ही इस देश के अंदर पहले ही था। तो कुणाल, जिस तरह से जो है, जिस तरह से चीजों को छुपाने के लिए, जिस तरह से चीजों को देश की चीजों को लुटाने के लिए जिस तरह से प्रदेश और देश के अंदर जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि विरोध करता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं, वो कैसी राष्ट्रभक्ति है इनकी? आप बताएं, कैसी राष्ट्रभक्ति है जो है आरटीआई जैसे कानून को जो है ये कमजोर करने का काम कर रहे हैं इस देश के? प्रमोद साहब, यदि आपको ऐसा लगता भी है कि ऐसा किया जा रहा है, यदि आपको ऐसा लगता भी है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, यदि आपकी बात मान लिया जाए, तो यह भी बताइए ऐसा क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? व्हाट इज द रीजन? नहीं, अब ये जो कर रही है, ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी जो ये लग्जरी 5 स्टार टाइप के जो इनके कार्यालय बने हैं, और वो जनता के पैसे से तो बने हैं। कोई 10 रुपए की रसीद काट करके कोई बना देगा क्या? 10 रुपए के चंदे से कोई हो रहा है क्या? मैं आपको दावे के साथ कह समय में जब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो परतें लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग शर्मिंदा होंगे। लोग देखेंगे कि ऐसे लोगों को हमने जो है इस देश की बागडोर सौंपी है, जिन्होंने इस देश की जो है इन देश के संस्थानों पर जो है टाका डालने का काम किया, इस देश के कानून को कमजोर करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी, ये लोग जानेंगे। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे करके जिस तरह से जो है झूठ का एक आडंबर बनाया गया और उसमें जो है जबरदस्ती जो है कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया गया। आज इनकी पोल पट्टियां सब खुल रही हैं। यदि मैं अपने मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि यदि अगर हमारा देश जो है, हमारे देश के अगर जो विदेश नीति बहुत अच्छी है, तो जो तमाम जितने नेपाल से लेकर के पाकिस्तान, भारत हमको अमेरिका जो जिनके ये गले पड़ते थे, वो इन पे 50% टैरिफ लगाने का काम कर रहे हैं। चाइना जो है इनको आंख दिखाने का काम कर रहा है। तो आखिर कैसी मजबूत नीति हमारी है? इनका कोई प्रवक्ता कहता है कि हम जो है दूसरे नंबर के अर्थव्यवस्था में है, दूसरा प्रवक्ता कहता है हम 5वें नंबर पर है, कोई कहता है हम 8वें नंबर पर है। क्या मैं समझ गया आपकी बात, मतलब कैसी बयानबाजी चैनलों किनकी बातों पर विश्वास करें, आंकड़ों पर विश्वास, जो तमाम बातें आप करें। आपने सवाल पूछा है, 1 मिनट, 8वीं अर्थव्यवस्था है, ठीक है प्रमोद साहब, अर्थव्यवस्था का हाल तो आप देख रहे हैं। ओके, बिष्ट साहब, अब सर बारी आपकी। देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए, एक सवाल बस मैं भी जोड़ देता हूं, बाकी आप जो कहना चाहें आप प्लीज कहिए, जवाब जो आप देना चाहें। देखिए आमतौर पर आप विपक्ष को आप ही तो यह मौका देते हैं कि वो इतने कड़े सवाल आपसे पूछ भी रहे हैं। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मामले में क्या हुआ था? एसबीआई ने पहले बोला कहां से दे पाएंगे जी, अदालत ने जब मांगा, फिर जब अदालत ने डांट लगाई, आदेश दिया तो तुरंत दे दिया। वो बातें मैं नहीं जाना चाहता। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जो कह रही है कि उन्होंने पंखों को उड़ान दिया और आपने उन पंखों को कुतरने का काम किया, यदि आरटीआई कानून ओरिजिनली इतना अच्छा था तो फिर उसमें संशोधन की क्यों गुंजाइश थी? कोई जरूरत थी क्या, या इसे अवॉइड भी किया जा सकता था? हाँ कुणाल जी, देखिए जिस प्रकार से हमारे अभी विद्वान साथी ने बात कही,
उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर सुई भी कांग्रेस लाई है। तो इसका मतलब आपके और हमारे पूर्वज कपड़े चिपका के पहना करते थे, सिलाई नहीं होती थी उन कपड़ों पे। इस बात से अंदाजा लगाइए कि इनका सच और झूठ आपके और देश के सामने किस प्रकार से जा रहा है। हम राजाओं महाराजाओं वाले देश से हैं, कितने शाही कपड़े हम पहना करते थे। हमारे जब हम पीछे इतिहास में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि राजाओं के सोने के वस्त्र हुआ करते थे, जिसे इनके साथी अंग्रेज अपने साथ जिस टाइम इस देश को आजादी मिली उस समय साथ ले गए, यहाँ से मुकुट भी लेकर गए। दूसरी बात हम करते हैं, ये कह रहे हैं बेरोजगारी की बात। कांग्रेस पार्टी वाकई में ही बेरोजगार होगी। अगर आप इनके 10 साल का केंद्र सरकार का और 65 वर्षों का अगर केंद्र का आप इतिहास उठाकर देखते हैं तो आपको तमाम ऐसी रोजगार से जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी। जैसे अगर हम थोड़ी सी भी बात करें, बड़े बड़े घोटालों की बात करें जिसकी वजह से आज इन्हें 15 साल से बेरोजगारी दिख रही है। कॉमनवेल्थ का एक गेम था इस देश के अंदर, जिससे इस देश का पूरा मान सम्मान विश्व के पटल पर जाता है। वहां पे क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ घोटाला कर देते हैं, चारा घोटाला कर देते हैं, कोयला घोटाला कर देते हैं, 2G घोटाला कर देते हैं, 3G घोटाला कर देते हैं। मतलब अब जो हमारी रक्षा प्रणाली है उसके हेलीकॉप्टरों पे भी ये लोग घोटाला करते हैं। बोफोर्स घोटाला ये कर देते हैं, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला ये कर देते हैं। आप तमाम अंदाजे कीजिए कि चारा खाने वाली पार्टी, कोयला खाने वाली पार्टी, हमारे सैनिकों की रक्षा प्रणाली के लिए जो आवश्यकता हमें उपकरणों की होती है, बड़े बड़े जहाजों की होती है, उस पर घोटाला खाने वाले का तो इनका विचलित होना, इनका हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आरटीआई की बात कर रहे हैं, मैं आरटीआई की सूचना आपको दे देता हूँ। मैं खुद आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। 2023 में इनके ही पार्टी के विधायक के ऊपर मैंने अपने जिले में लगाया कि एमएलए एलईडी फंड में खर्चा कितना हुआ बताया जाए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 2023 का आंकड़ा जो है कहते हैं कि हम लोग एमएलए एलईडी फंड आरटीआई के माध्यम से नहीं मिलती है। दोबारा लगा रहा हूँ क्योंकि 5वां साल पूरा होने वाला, तो दोबारा लगा रहा हूँ। उसकी कॉपी अगर अगली बार इस विषय पे चर्चा होगी तो आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। इनके साथी एमएलए के द्वारा पूरे पंचवर्षीय के अंदर केवल और केवल 50 लाख रुपए खर्च किया गया, और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4,95,00,000 रुपए खर्च किया गया एमएलए एलईडी और आरटीआई की सूचना के माध्यम से। तो मुझे पता चला कि घर पे थोड़ी मैं पेपर इनकी तरह छापता हूँ। तो ये लोग वो लोग हैं जो जनता को भ्रम में डालते हैं। कोई भी आप पीछे से अभी बीते 3-4 चुनाव को आप उठा के देखिए, इन्होंने क्या क्या एजेंडे नहीं अपने, हर बारी जीत का दावा ठोका। और जब बैलेट से पंचायत में चुनाव होने लगे, कभी ये वोट चोरी की बात करते हैं, कभी ये ईवीएम मशीनों की बात करते हैं। और इस बारी पंचायत चुनाव जो हर बारी की तरह बैलेट पे होता है, बैलेट पे वो नतीजा आपके सामने है। भाई 12 जिलों के अंदर से 11 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनता है। बैलेट से वोट होने के बाद ये कहाँ जीत रहे हैं? इनकी बातों पे न देश विश्वास कर रहा है न प्रदेश विश्वास कर रहा है। तो कहानियां इनके पास खूब है, कहानियों के लिए इनके पास बहुत बड़ा इतिहास लिखा हुआ है। हो क्या रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया हुआ है। वो ज्ञान क्या होगा, गूगल में टाइप करेंगे कुछ भी आएगा, उसी के 4 प्रारूप आएंगे, एक प्रारूप तो पढ़ेंगे ये, बाकी के 3 प्रारूप नहीं पढ़ेंगे। अभी आपके सामने इन्होंने लाइव टीवी में बोला कि एमएलए एलईडी फंड की जानकारी नहीं है। हमारे पास है ना जानकारी, हम लगाते हैं ना आरटीआई। बताओ कौन से विधायक के खिलाफ लगानी है आपके कांग्रेस पार्टी के? अब आपका सांसद कोई नहीं तो जानकारी कहां से मिलेगी आपको? तो जानकारी सारी सार्वजनिक है। ये कहने के लिए इनके आरोप प्रत्यारोप कुछ नए नहीं है। तो क्या लगता है, मतलब आप जनता के बीच में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि ये घबरा गए हैं, ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है कुणाल भाई, देखो घबराना तो ऐसा होता है ना जब ईवीएम पे बटन दबता है कमल का और बैलेट पे कमल का बटन दबता है, तो उस टाइम लोकप्रियता अपने आप समझ आ जाती है। दूसरी बात यह है, जनता के बीच में आप काम करोगे, जनता के सुख दुख में खड़े रहोगे। आज तक के इतिहास में, इस उत्तराखंड के 25 वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई घटना दुर्घटना कोई आपदा आती है, वहां पे हमारे प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी सबसे पहले उस जगह पे उपस्थित रहते हैं और वहां पे उस सुख दुख में खड़े होकर उस दुख को साझा करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए जो अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जब सत्ता में आते हैं, इतनी बड़ी आपदा केदारनाथ में आई, वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा दिया, इन्होंने लूट खसोट और इस प्रदेश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बदनाम करने का काम किया। वर्ल्ड बैंक के पैसे को खा गए तुम। स्कूटर की टंकी 5 लीटर की टंकी पे तुम 100 लीटर तेल के बिल जमा कर रहे हो। होटलों में तुम्हारे अधिकारी अय्याशी कर रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पे तुम लोग घोटाले कर रहे हो। अरे आप क्या कर रहे हो, सारे ठेकेदार आपके। खनन में लूट मचा दी इन लोगों ने, भर्ती घोटालों में लूट मचा दी, नेशनल हाईवे में लूट मचा दी। कोई तो एक ऐसी जगह हो जहाँ बेरोजगारी से तंग आके बेचारे हजारों प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इनकी कोई गलती नहीं है, मुद्दे जमीन पर है नहीं, लोगों के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, एसी कमरों से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और सोचते हैं कि बहुत विपक्षी पार्टी कहने के लिए सिर्फ इन्हीं की पार्टी है। तो इसके अलावा ये करेंगे क्या, आप मुझे बताइए। बेरोजगारी नहीं है तो क्या है इनके पास?
क्यों प्रमोद साहब आप ऐसी कमरों में बैठे रहते हैं? बाहर निकलिए, संघर्ष कीजिए, जनता के बीच जाइए, तब सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे। इतने सवाल पूछने ही क्यों? हालांकि बिष्ट साहब ने बहुत घोटालों का आरोप लगा दिया आपके ऊपर, लेकिन ये बात भी है कि अदालत में बहुत सारे उन घोटालों के आरोप सिद्ध नहीं भी हो पाए। ये सारी बातें भी हैं, लेकिन बोलिए काउंटर प्रमोद साहब। देखिए कुणाल, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में तो आपको हर बार कहता हूँ कि छोटा सा उनका मंडल से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलने की ट्रेनिंग उनको बहुत अच्छे से दी जाती है और बड़ी बेशर्मी से ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ अगर कोई बोल रहा है और बेशर्मी से बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए। राजेश बिष्ट को कौन जानता है, कौन उनको पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है इतने सारे घोटाले, उनसे उन्हीं से लोग पूछेंगे कि इतने सारे अगर घोटाले किए हैं तो उन घोटालेबाजों को आपने 12 साल से अंदर क्यों नहीं किया, उन घोटालेबाजों पे क्या कार्रवाई हुई, इनसे ही तो पूछा जाएगा। आप तो घोटालों के न्यू पर आप झूठ बोल करके तभी तो इसे न्यू पर के आप जो है सरकार में आए हैं, नहीं तो आपका क्या योगदान है इस देश के अंदर? जो है आप आजादी से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ये बताती क्या योगदान है? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है प्रमोद साहब कि उनके टेन्योर में कोई घोटाला नहीं हुआ। आप ही बता दीजिए कौन घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है। नहीं कुणाल जी, आप ये बताओ ना, पहले मेरी बात को आप पूरी होनी बोलिए, तब आप उनको ठीक बुलाएं। जवाब नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ प्रमोद साहब, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही बोलिए। बराबर समय आपको देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मैं आपसे ये कहना सर आप ही से पूछ रहे हैं। आप कोई एक घोटाले का आरोप लगा दीजिए भारतीय जनता पार्टी पर। वो तो आपके ऊपर बहुत सारे लगा रहे हैं, हालांकि सिद्ध हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आप लगाइए। वो तो कहते हैं कि हम कोई घोटाला नहीं किए। नहीं देखो, उनके कहने से क्या कोई चोर ये कहता है कि मैं चोरी करके आया हूँ? आप ये बताएं ना, तो कौन कहता है, कौन बेईमानी कहता है कि मैं बेईमानी करके आया हूँ? सब जो है सब अपने को आ रहे हैं पाप कहते हैं, लेकिन अगर वो बेईमानी नहीं कर रहे हैं, अगर वो बेईमानी नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो है इस देश के प्रधानमंत्री जब जो है विदेशों में जा रहे हैं तो कितना खर्चा हो रहा है, क्यों नहीं उसको बता रहे हैं? क्या इस देश के अंदर फिर जो है अलग से पीएम केयर फंड लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अल्ट्रा बॉन्ड के नाम से कैसे करके जो है वो कोर्ट में कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इसका हमारे पास हम जवाब नहीं देंगे, और जब फटकार पड़ रही है उसके बाद जवाब देने के लिए जवाब दे रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं ना, वो तमाम तरह की जो बातें हैं वो इनको दर्शाती हैं कि देखो झूठ बोलने का जो इनका ठेका है, जो झूठ बोलने में इनको ट्रेनिंग दी गई है, ये इनका दोष नहीं है, ये इनकी ट्रेनिंग, इनकी पार्टी झूठ पे इनके उत्पन्न पार्टी हो रखी है। नहीं तो कोई कांग्रेस का इतिहास है, आजादी का इतिहास है, महात्मा गांधी की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है, जिन्होंने इस पार्टी को खींचने का काम किया, इस पार्टी को बनाने का काम किया। और मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि सुई से लेकर के और एरोप्लेन तक बनाने का काम इस देश के अंदर किसी पार्टी ने किया तो वो जो है कांग्रेस है। और इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर के और पहले पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए अगर कोई नियम कानून और उसके लिए संविधान बनाने का काम किया तो वो भी कांग्रेस की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश के कानूनों को, इस देश की जो चीजों पर अगर डाका डालने का कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारी संस्कृति को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, हमारी चीजों को जो है निजी हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक है प्रमोद साहब, उतरिए, मैदान में उतरिए, जनता के बीच बात में रखिए। वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि बिष्ट साहब ने उंगली उठाई है सर, 10 सेकंड बिष्ट साहब बस। आपको किसने कह दिया कि आप अपने रिपोर्टरों से पूछिए कि जो है कांग्रेस मैदान में है या एसी वाले रूम में? हमारे नहीं, उतरिए सर। आपको जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दिया है तो सत्ता में आने के लिए उतरना पड़ेगा, और आप बिल्कुल उतरिए। हम सब चाहते हैं लोकतंत्र स्वस्थ हो, आप उतरिए। और सत्ता में भी आएंगे, और जी, सत्ता ही लक्ष्य नहीं है, सेवा का लक्ष्य सिर्फ सत्ता ही नहीं है। चलिए ठीक। अगर ये सत्ता में आना ही मनुष्य का लक्ष्य नहीं होता, पार्टियों का लक्ष्य नहीं होता। यदि अगर जो हम संघर्ष, चलिए ठीक है, ओके प्रमोद साहब, ओके। बिष्ट साहब जल्दी 10 सेकंड सर, ज्यादा वक्त नहीं आपको। इन्होंने घोटालों की बात करी, मैं नाम बता देता हूँ, कुछ चर्चित नाम है। अगर हम नेशनल हेराल्ड की बात करें तो इनकी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर। हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो सुरेश कलमाड़ी जी जो चेयरमैन थे कॉमनवेल्थ के, वो बेल पर। अगर हम लोग 2G 3G घोटाले की बात करें तो कनी मोई और राजा डीएमके जो इनकी पार्टी के है वो बेल पर है। अगर हम बात चारा घोटाले की करें तो अभी लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी उनको समझ जेल भी गए हुए। हम प्रदेश की बात करें तो हरक सिंह रावत जी जो इनकी पार्टी के लीडर है, 18-20 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई है और उसके बाद जमानत पे घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।
है।